मैं अपना जो है छोटा सा तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम जो है मोहम्मद ज़रार रज़ा है। ठीक है। मेरा ताल्लुक जो है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल से है। मैं मैंने अपना जो एमएससी कंप्लीट करा है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर करा है, जो कि आईएसएसटी से करा है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट होता है। पूरे पाकिस्तान में कुछ ही डिपार्टमेंट हैं, और अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में अब तक 10,000 ग्रेजुएट्स होंगे इसके। बीएससी ऑनर्स भी मैंने स्पेस साइंस से करा है, स्पेस साइंस में करा है, और जो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करा है। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करा था, और मैट्रिक मैंने अपना साइंस के अंदर करा था। सही है। अगर मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से देखा जाए तो मैं एक आईएसपी के अंदर जो है, सुपरनेट एक आईएसपी है जो कि टियर 2 में आती है। तो उसके अंदर जो है मैंने अपनी नेटवर्क इंजीनियर का जो है नेटवर्क इंजीनियर की बतौर हैसियत से जो है वहाँ जॉब करता था। फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक में मैं चला गया था एज अ सीनियर नेटवर्क इंजीनियर। के इलेक्ट्रिक में मैंने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा काम करा है एज अ सीनियर नेटवर्क इंजीनियर। फिर उसके बाद अब कॉमटेल है, आपकी सिस्टम इंटीग्रेटर है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे मैं सीनियर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। तो हमारा काम बेसिकली ये होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है, हमें अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करवाना है, हमें अपनी नेटवर्क की टोपोलॉजी डिज़ाइन करवानी है, हमें अपना डाटा सेंटर जो है डिज़ाइन करवाना है, हमें अपने डाटा सेंटर को माइग्रेट करवाना है, हमें अपना पूरा नेटवर्क जो है रिवैम्प करना है, नए से खड़ा करना है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हम उनको जो है बताते हैं कि आपके लिए कौन सी फायरवॉल जो है सूटेबल होगी, आप ब्रांच पे कौन सी फायरवॉल लगाएं, आप डाटा सेंटर पे कौन सी फायरवॉल लगाएं, आप पैरामीटर मतलब एज फायरवॉल कौन सी यूज़ करें, आप वीपीएन फायरवॉल कौन सी यूज़ करें। हम डिफरेंट डिफरेंट जो है उनको जो है टोपोलॉजीज डिज़ाइन करके देते हैं, और फिर उनका नेटवर्क को इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन करके देते हैं पूरा, और डिप्लॉय करके देते हैं। फिर जब वो नेटवर्क डिप्लॉय हो जाता है, उनकी फायरवॉल्स, उनके राउटर स्विचेस जब लग जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उनका नेटवर्क चल जाता है, तो फिर कुछ अरसे तक उनकी फाइन ट्यूनिंग चलती है। उनके फिर हवाले करते हैं नेटवर्क को, और उनके हवाले करके फिर वो ऑपरेशन फेस में आ जाता है, वो अपना नेटवर्क चलाते हैं, और फिर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा काम है। ये सिस्टम इंटीग्रेटर कहलाते हैं, और जो है हम डिप्लॉयमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। सही है? तो मैं इस कोर्स का आगाज़ करता हूँ। अच्छा, बेसिकली जो है ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आप कोर्स में एडमिशन लेना क्यों चाहते हैं, क्यों ज़रूरत है कोर्स में एडमिशन लेने की ना, एनएससी 4 में। इसका मकसद क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, और मार्केट में इसकी क्या वर्थ है। अगर आप पढ़ लेते हैं, आपने एडमिशन ले लिया इस कोर्स के अंदर, तो फिर इसका जो है बेनिफिट क्या होगा। सही है। सबसे पहले जो एनएससी 4 है वो नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो फोर्टीनेट की तरफ से जो है एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ होता है। जैसे सिस्को हो गया, आपका हवावे हो गया, आपके डिफरेंट वेंडर्स हैं नेटवर्क के अंदर। तो फोर्टीनेट एक फायरवॉल का वेंडर है। फोर्ट और जो है उसका प्रोडक्ट है फोर्टीगेट। फोर्टीगेट जो है वो उसकी फायरवॉल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होती हैं। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो लर्निंग के लिए, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए हम जो है एनएससी 4 पढ़ते हैं। सही है। इनकी सीरीज है एनएससी की 1 से लेके 8 तक। लेकिन हम जो है एनएससी 4 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम फोर्टीगेट फायरवॉल की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास पूरी आ जाती है। उस पे कैसे रूल्स बनाते हैं, उस पे रूल्स अप्लाई कैसे करते हैं, पैकेट फिल्टर कैसे करते हैं, ट्रैफिक अलाउ कैसे करते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक कैसे करते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है एनएससी 4 के अंदर पढ़ते हैं, जिसका मत जो एक खुलासा कहें जिसका कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे फोर्टीगेट की एनएससी 4 की बिहाफ पे करता है। अच्छा, अब एनएससी 4 की जो है वर्थ क्या है। ठीक है। एनएससी 4 की वर्थ जो है मार्केट के अंदर बेसिकली ये है
कि मार्केट के अंदर बहुत एक्सपीरियंस जो लोग हैं नेटवर्किंग के, जो आईएसपी के अंदर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, सही है। तो उनकी राउटिंग और स्विचिंग बेतहाशा अच्छी होती है, लेकिन उनको जो है ना NSC 4 उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था। उन्हें जो है 40 गेट की पे जो है, मतलब फायरवॉल्स के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो उनकी सैलरी पैकेज जो है बहुत कम होता है। अब कोई स्टूडेंट जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, वो NSC 4 पढ़ते हैं, ठीक है। NSC 4 पढ़ने के बाद वो एक फायरवॉल पे अपनी एक्सपर्टीज हासिल करता है। और एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद जब वो फ्रेश मार्केट के अंदर जाता है, कुछ ही अरसे के अंदर, 1 डेढ़ साल के अंदर, जब वो फायरवॉल के ऊपर काम कर रहा होता है, तो वो उन पैकेजेस पे होता है जो कि 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस जो राउटिंग स्विचिंग का बंदा होता है, तो उसके पैकेज के हिसाब से जो है एज अ इक्वेलेंट जो है उसका पेरोल हो जाता है। तो क्योंकि जो है जो आपकी फायरवॉल है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हर कोई जो है इसको हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि हर किसी ने इसको नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, जो मतलब मैंने आपको जवाब दिया कि क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, और इसका बेनिफिट क्या होगा आफ्टर आप इस कोर्स को जो है अपना कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं कोर्स आउटलाइन की। क्या है कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन आता है, फोर्टीनेट का NSC सीरीज हम पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया आपका 40 गेट फायरवॉल का, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके मॉडल्स पढ़ेंगे, उसका पैकेट फ्लो पढ़ेंगे कि पैकेट फ्लो क्या होता है। मॉडल्स देखेंगे कि हर मॉडल्स होते हैं उसके अंदर, मिड रेंज हो गई है, हाई एंड लेवल हो गया है, आपका एंट्री लेवल हो गया है। इंस्पेक्शन मोड पढ़ेंगे, इंस्पेक्शन मोड क्या होते हैं, VM इंस्टॉलेशन देखेंगे, 40 वेब कन्फिग्रेशन देखेंगे आपकी फायरवॉल की, 40 गेट फायरवॉल की जो कन्फिग्रेशन होती है ये देखेंगे, आपकी IP राउटिंग फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे, डायनेमिक और जो है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और ट्रैफिक कंट्रोल देखेंगे, DSC भी कन्फिगर करेंगे हम आपकी 40 गेट फायरवॉल के ऊपर। उसमें आपका रिले हो गया, नेट हो गया, आपका आपकी पॉलिसीज बनाएंगे, आपकी वेब वर्चुअल IP जो होता है वो हम 40 गेट के अंदर कन्फिगर करेंगे, IP पूल्स देखेंगे, आपका जो 40 गेट का OS होता है जो बेसिकली फर्मवेयर कहलाता है, उसको अपग्रेड करना, कैसे अपग्रेड करते हैं, बैकअप कैसे करते हैं, शटडाउन कैसे करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसको देखेंगे। SD WAN का जो है NSC 4 के अंदर इंट्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन मैं SD WAN बेसिकली जो है 40 गेट के अंदर, ये एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, तो इसके अंदर क्या होता है, SD WAN आपका जो है एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग हो रही होती है ना 40 गेट के अंदर जो है। तो ये मैं आपको करवाऊंगा, सही है। ये मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं आपको इसकी जो है पूरी लैब करके बताऊंगा। मार्केट के अंदर जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको 40 गेट पे काम आता है, लेकिन उनको SD WAN बनाना नहीं आता। मैं आपको SD WAN की कन्फिग्रेशन बताऊंगा और उसके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। 40 गेट VPN क्या, VPNs आपके हो गए, जिसमें आपके जो है साइट टू साइट IPsec VPNs हो गए, आपके SSL VPNs हो गए, सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर 40 गेट के NSC 4 के कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। वेब फिल्टरिंग हो गई है आपकी, आपकी जो है DNS फिल्टरिंग हो गई है, आपकी ऑथेंटिकेशन हो गई है, आपका एंटीवायरस हो गया है, HA क्या होता है, HA क्यों यूज़ करते हैं, जो हाई अवेलेबिलिटी है, रिडंडेंसी के लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह होती है और कैसे यूज़ करते हैं, पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो लोग मार्केट के अंदर 40 गेट चला रहे हैं, सिर्फ उनको पिंग पोंग करना आता है, उनको सिर्फ पॉलिसीज बनाना आती है, लेकिन उनको इन फ्यूचर्स का नहीं पता होता। उनको HA कन्फिग्रेशन नहीं आती, उनको वेब फिल्टरिंग नहीं आती, उनको DNS फिल्टरिंग नहीं आती है, उनको जो है एंटीवायरस कन्फिगर करना नहीं आता है 40 गेट के ऊपर। तो 40 गेट इंट्रूजन प्रिवेंशन क्या होता है, IPS क्या हो गया, डॉस पॉलिसी कैसे बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर पढ़ेंगे
40 गेट सिक्योरिटी फैब्रिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और जो है ट्रबल शूटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स आउटलाइन के अंदर जो है अपनी कवर करेंगे। सही है। इसके लिए आपको 40 गेट पढ़ने से पहले, जाहिर सी बात है, 40 गेट जो है आपकी क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक्स जो है नेटवर्किंग की पता होनी चाहिए, कि वीलैन क्या होती है, ओएसआई मॉडल क्या होते हैं, राउटिंग और स्विचिंग क्या होती है, वीपीएन्स क्या होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी और डीएचसीपी डीएनएस क्या होते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप ये चीज़ें पढ़ के आएगा, क्योंकि जब तक नेटवर्क की जो बेसिक जो नॉलेज है वो नहीं होगी, तो हम आगे जो है आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओएसआई लेयर जो है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ ओएसआई लेयर क्या होता है। जहाँ से आपका नेटवर्क शुरू होता है, ये बेसिकली एक लॉजिकल जो कॉन्सेप्शन है हमारे नेटवर्क के, कि एक जो पैकेट है वो पैकेट फ्लो कैसे करता है। तो वो बेसिकली जो है एक स्टैंडर्ड हमारा डिज़ाइन करा गया है, पूरी दुनिया में इसको पढ़ते हैं, तो ये ओएसआई लेयर होता है। सही है। तो ओएसआई लेयर बेसिकली क्या किस पे काम कर रहा होता है, ये 7 लेयर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। 7 लेयर्स आपकी कौन सी हो गई है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर। ये आपकी जो है 7 लेयर हो गई हैं। इन 7 लेयर के ऊपर आपका ओएसआई जो लेयर होती है वो काम कर रही होती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है हमें ओएसआई लेयर्स पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन से जो है आपका ताल्लुक हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से आपका ताल्लुक हो, तो ओएसआई लेयर पढ़ा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं। इसका पढ़ाने का मकसद बेसिकली क्या होता है, कि आपको एक पैकेट का जो फ्लो होता है वो पैकेट का फ्लो पता चल जाता है। उस पैकेट के फ्लो में कि आपका पैकेट फ्लो कैसे कर रहा है, आपके एक ट्रांसमीटर से एक रिस्पॉन्डर तक कैसे जो है आपके पास से पैकेट आ रहा है, और आपके पास से कैसे पैकेट जा रहा है। तो इसके अंदर जो है क्या होता है, 7 लेयर्स होती हैं ओएसए लेयर्स के अंदर। ठीक है। 7 लेयर्स आपकी कौन कौन सी हो गई, आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, आपकी सेशन लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। सही है। ये जो सवाल होते हैं ये इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं ओएसए लेयर्स के हवाले से। और आप कितने भी, अगर आप नेटवर्क के हेड भी बन जाए ना, तो आपको ये ओएसए लेयर्स की 7 लेयर्स जो है ना याद होना ज़रूरी होता है। कोई भी आपसे जो है ना कभी भी ऐसी ही रैंडमली सवाल पूछ सकता है कि ओएसए लेयर्स की कितनी लेयर्स होती हैं, और उसकी तीसरी और चौथी लेयर्स कौन सी होती है, या फिर उसकी 7वीं लेयर कौन सी होती है। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि पैकेट फ्लो कैसे करता है। सपोज करें कि आपने अपने पास एक जीमेल खोली है। ठीक है। जीमेल आपकी हो गई एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, 7 लेयर पे आ गए आप, आपने जीमेल खोली है, आपकी वो 7 लेयर खुल गई। आपने जीमेल के ऊपर लिखा डेयर टीम, और XYZ अपना जो भी पैटर्न तैयार करा, और पैटर्न तैयार करने के बाद आपने जीमेल पे अपनी ईमेल को जो है क्लिक करा और जो है सेंड करा। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी जो ह्यूमन लैंग्वेज थी ना, उस ह्यूमन लैंग्वेज को क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। सही है। तो ये मैं आपको जो है इजी इजी समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास सेशन लेयर होती है। ये सेशन लेयर क्या करती है, ये वर्चुअल सेशन जो होता है, जो आप जिसको ईमेल कर रहे होंगे उससे जो है एक वर्चुअल सेशन क्रिएट कर देती है। सही है। ये चेक कर रही होती है वर्चुअल सेशन करने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास दो प्रोटोकॉल होते हैं जो कहलाते हैं टीसीपी और यूडीपी। सही है। तो ये दो प्रोटोकॉल के ऊपर जो है आपका क्या होता है, पैकेट जो है हमेशा, आप नेटवर्क की अगर आप जो है उसके अंदर काम करेंगे फील्ड के अंदर या कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा पैकेट हमेशा जो है इन दो पोर्ट्स के ऊपर जा रहा होता है। या तो टीसीपी पोर्ट होगी, या तो फिर यूडीपी पोर्ट होगी।
तो वो अपना जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सेलेक्ट करता है कि ये आया कि मेरा पैकेट जो है वो टीसीपी में है या फिर यूडीपी में है। अब ये जो पोर्ट्स होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं टीसीपी और यूडीपी, इनकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आपने अपने पास से मैसेज करा किसी को व्हाट्सएप पे, सही है। वो अब सामने वाला जो पर्सन था, वो पर्सन जो है ऑफलाइन है, ठीक है। वो पर्सन ऑफलाइन है। मैं जो जे जो है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन जब होगा तो आप उसके में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो टीसीपी व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करा किसी को, और वो पर्सन जो है क्या है, ऑफलाइन है। जब वो ऑफलाइन है ना, तो आपका पैकेट जो है बीच में क्या हुआ, आपका पैकेट बीच में कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी पैकेट आपका ज़ाया नहीं हुआ। जब वो पर्सन ऑनलाइन होगा, तो उसके पास क्या होगा, डबल टिक आ जाएगा, आपके पास शो हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ जाएगा, और उस पर्सन के पास आपका पैकेट जो है पहुंच जाएगा। ये काम जो होता है आपका टीसीपी के अंदर होता है। फिर यूडीपी आपका क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे किसी पर्सन से कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपके जो है सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन आ गई, आपके सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन आ गई है, तो पैकेट जो है वो लॉस हो गया। जो पैकेट कॉल के अंदर या लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर लॉस हो जाता है, वो पैकेट कभी भी वापस नहीं आता। तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम हमेशा जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं वो यूडीपी यूज कर रहे होते हैं। तो इन दोनों की टर्म्स यूज होती हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होती हैं, वो होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, ठीक है। तो ये दो टर्म जो है यूज हो रही होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सेलेक्ट कर रहा होता है कि आपका पैकेट कौन सी प्रोटोकॉल के ऊपर चल रहा है, आया वो टीसीपी के ऊपर चल रहा है या फिर जो है वो यूडीपी के ऊपर कर रहा है। आपने जीमेल भेजी है तो जीमेल ऑब्वियसली जो है आपकी टीसीपी के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। जब भी सामने वाला पर्सन जो है ऑनलाइन होगा या फिर इंटरनेट कनेक्ट करेगा, उसके पास आपकी ईमेल जो है रिसीव हो जाएगी। अब वो क्या करता है, ये पैकेट तक की बात हो गई। अब आता है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के अंदर आपका क्या हो रहा होता है, ये कहता है कि भाई मेरा एड्रेस जो है, सपोज करें कि मेरा एड्रेस है इस्लामाबाद, सही है। इस्लामाबाद मेरा एड्रेस है, और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है लाहौर, सही है। तो ये इसने बता दिया है कि भाई जो मेरा जो मैं सोर्स जो हूँ, सोर्स मेरी इस्लामाबाद है, और डेस्टिनेशन मेरी क्या है, लाहौर है। तो ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन का जो सिलेक्शन हो रहा होता है, वो नेटवर्क लेयर पे हो रहा होता है, जो कि आपका IPv4 के ऊपर हो रहा होता है। आप अपनी आपकी आईपी होती है सोर्स आईपी। जो भी आप कोई आईपी यूज कर रहे होंगे, आपकी कोई आईपी होगी, वो आपकी सोर्स आईपी हो जाएगी, और डेस्टिनेशन आईपी में आपकी लाहौर की आईपी आ जाएगी। फिर डाटा लिंक लेयर होता है, ये देखते हैं आपका पैकेट जो है एरर फ्री है, ठीक है। ये जो है लेयर 2 के ऊपर काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल लिंक आ जाता है। फिजिकल लिंक क्या होता है, जाहिर सी बात है कि आपके पास से कोई आईएसपी आ रही होगी, वह आईएसपी जो है आपको फिजिकल लिंक प्रोवाइड कर रही होगी। उस फिजिकल लिंक से आपका पैकेट ट्रेवल करता हुआ जाता है, और जो है आपका जो सेंडर है, आप मतलब आपको जहाँ पे भेजना है लाहौर में, उसके पास भी फिजिकल लिंक बना हुआ होगा, जाहिर सी बात है ना किसी मीडियम के थ्रू, या तो उसने जो है अपना डाटा सर्विस ली हुई होगी, या फिर उसने जो है साइबर नेट का नेट लगाया हुआ होगा, स्टॉर्म फाइबर या पीटीसीएल, कोई भी लगाया हुआ होगा उसने। तो उसने इंटरनेट का लिंक लिया हुआ होगा। उस इंटरनेट के लिंक पे फिजिकल लेयर पे आपका कनेक्शन होगा। फिर वो पैकेट चेक करेगा आपका। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि मेरे पास जो डेस्टिनेशन नेटवर्क, ऑब्वियसली जो है उन्होंने कनेक्शन बनाया हुआ था, तो नेटवर्क लेयर आ गई, इसको जो है डेस्टिनेशन चेक करके वो नेटवर्क भेजेगा। फिर वो पैकेट देखेगा आपका कि कौन सा पैकेट है, टीसीपी पे आया है, यूडीपी पे आया है। सेशन लेयर जो है वर्चुअल सेशन चेक करता है। ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपको ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर आपकी जीमेल को शो करवा देगा। तो आपको जो है अपनी जीमेल अपने जो आपका जो भी होगा, एम्प्लॉय होगा या फिर कोई आपका जो है टीममेट होगा या XYZ जो भी होगा, उसको जीमेल जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। तो ये बेसिकली ये पैकेट जो है फ्लो होता है OSI लेयर का, सही है। उसके बाद
हमारे पास एनएससी लेवल्स होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा था। या एनएससी के कितने लेवल्स होते हैं? एनएससी के वन, एनएससी वन और एनएससी टू। ये इनके अंदर जो है, इनका जो फोकस होता है वो सिक्योरिटी के ऊपर होता है बेसिकली। इसके अंदर ये लोग जो है जीरो डे अटैक के बारे में बता रहे होते हैं, आपके मेलवेयर के बारे में बता रहे होते हैं, आपका साइबर अटैक, साइबर और जो है हैकर में क्या फ़र्क होता है, साइबर क्राइम में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर बता रहे होते हैं। सही है। तो इसके इन दो सर्टिफिकेशन के अंदर बेसिक जो है साइबर सिक्योरिटी की जो क्या कहते हैं टॉपिक्स होते हैं उनको फोकस करते हैं। या आप इजीली जो है फोर्टीनेट की वेबसाइट होती है, फोर्टीनेट ट्रेनिंग के नाम से होगी, तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे और उसके अंदर जाके इजीली फ्री में जो है पढ़ के, वीडियोस देख के और क्विज होते हैं वो क्विज दे के आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। थ्री तक जो है सर्टिफिकेशन जो है फ्री है। वन टू के अंदर वो सिक्योरिटी का फोकस करते हैं। थ्री के अंदर जो है थोड़ा प्रोडक्ट केयर के बारे में आ जाता है, जिसके अंदर आप मतलब ऐसा समझ लें कि सेल्स के पर्सन जो है ये करते हैं। तो थ्री तक जो है फ्री है। एनएससी फोर जो है बहुत अहमियत के हामिल है। ये अहमियत के हामिल क्यों है ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, क्योंकि एनएससी फोर से आपको FortiGate फायरवॉल की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। आपको लॉजिक पता चल जाता है कि फायरवॉल क्यों यूज़ हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इसलिए यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या कंट्रोल्स हैं, ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करेंगे, पॉलिसीज कैसे बनेंगे, कौन से ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, कौन से ट्रैफिक को पास करना है, कौन से ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, कौन सी एप्लीकेशंस हमें अपने इन्वायरमेंट के अंदर चलानी है, कौन सी वेबसाइट्स हमें अपनी इन्वायरमेंट में चलानी है, हमें एंटीवायरस इनेबल करना है, हमें डॉस पॉलिसीज लगानी है, हमें एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग करनी है जो SD-WAN है आपका, हमें IPsec टनल्स बनाने हैं। तो फायरवॉल की जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी FortiGate फायरवॉल की, वो सारी आपको NSC 4 के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। जो आप किसी भी पेयर पर्सन के थ्रू इसका टेस्ट एग्ज़ाम जो है स्केड्यूल होता है। ये पढ़ने के बाद आप जो है iTech नेक्स्ट से बोल सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम जो है स्केड्यूल करा दें, हमें जो है एग्ज़ाम देना है। या फिर कोई भी जो है इंस्टीट्यूट होता है उसके थ्रू जो है आप ये इसका एग्ज़ाम स्केड्यूल करा के और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका NSC 5 आ जाता है। NSC 5 के अंदर जो है आप इनके प्रोडक्ट्स को जो है फोकस करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स आपके जैसे कि फोर्टी एनालाइजर हो गया। फोर्टी एनालाइजर आपके जो है ट्रैफिक को मॉनिटर करने में जो है, एनालाइज करने में जो है बहुत अहमियत का हामिल होता है। सारी FortiGate जो है उसमें ऐड हो जाती हैं। फोर्टी मैनेजर इसका जो है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। फोर्टी मैनेजर जो है NSC 5 के अंदर फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। NSC 4 के अंदर आपने फायरवॉल के बारे में पढ़ लिया। NSC 5 के अंदर फिर आप जो है उसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सीम हो गया, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फोर्टी इनसाइड हो गया, फोर्टी क्लाइंट EMS हो गया। तो ये जो है फिर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर NSC 6 है। NSC 6 के अंदर आप ADC हो गया, फोर्टी ऑथेंटिकेटर, फोर्टी मेल हो गया, फोर्टी WLC हो गया, फोर्टी वेब हो गया, फोर्टी नैक हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में जो है आप पढ़ सकते हैं और उस पे स्पेसिफिक जो है आप फिर उन पे जो है एग्ज़ाम दे के आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। NSC 7 तक जो है एक एग्ज़ाम है। ठीक है। NSC 4 से लेके NSC 4 से लेके NSC 7 तक एक एग्ज़ाम है। ठीक है। NSC 8 पे जो है आके आपको दो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। दो एग्ज़ाम ऐसे देने पड़ते हैं कि आपने एक एग्ज़ाम आपका थ्योरेटिकल होता है और एक एग्ज़ाम आपका जो है प्रैक्टिकल होता है। तो ये दो एग्ज़ाम देने के बाद जो है आपका NSC 8 होता है। ठीक है। NSC 4 से लेके NSC 7 तक जो है आप एक एग्ज़ाम देंगे और NSC 8 के अंदर आप दो एग्ज़ाम देंगे, जो एक प्रैक्टिकल होगा और एक थ्योरेटिकल होगा। आइए। अच्छा, NSC सीरीज करने के बाद बहुत से जो न्यू कॉमर्स होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता कि NSC 4 बेसिकली है क्या। सही है।
तो NSE 4 नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट लेवल 4 है, ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन इसके अंदर आप फायरवॉल के बारे में पढ़ते हैं, आप फायरवॉल की एडमिनिस्ट्रेशन आपको आ जाती है, सही है। लेकिन आपको साइबर सिक्योरिटी नहीं आता, आप कहते हैं कि भाई हमें जो है साइबर सिक्योरिटी बन गए। साइबर सिक्योरिटी इज अलग, डिफरेंट थिंग है, ठीक है। उसके अंदर जो है आप पूरी सिक्योरिटी पढ़ते हैं। NSE 4 के अंदर जो है आप नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में फ़र्क है, तो इस बात को जो है अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 8 लेवल्स हैं NSE के। 1 से लेके 3 तक फ्री है। आप जो है इजीली फोर्टिनेट ट्रेनिंग की वेबसाइट पे जाके अपना जो है पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम देके सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। NSE 4 से लेके 8 तक आपको किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से अपना एग्ज़ाम को स्केड्यूल कराना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सही है। और 4 से लेके 7 तक जो है आपका एक एग्ज़ाम है। और 8 जो NSE 8 लेवल है उसके आपके 2 एग्ज़ाम हो गए, एक आपका जो है प्रैक्टिकल होता है और एक आपका थ्योरेटिकल होता है, सही है। तो और हर जो सर्टिफिकेशन होती है, जो जो आप सर्टिफिकेशन करेंगे उसकी वैलिडेशन होती है 2 साल। 2 साल के बाद जो है एक्सपायर हो जाता है, आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर NSE 4 के अंदर पढ़ेंगे, जो हमने कोर्स आउटलाइन के अंदर अभी डिस्कस करी हैं। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन करा था, तो अपना क्वेश्चन आप रख सकते हैं अभी, जिस जिसको क्वेश्चन रखना है, फिर उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। आप ये जी जो जी। सारी ट्रेनिंग करवाएंगे हमें, ये आप GUI मोड पे कराएंगे या CLI पे कराएंगे? मैं GUI पे कराऊंगा। देखिए, जो CLI का तो फायदा ही नहीं है ना। CLI पे आप बैठ के ये कोई सिस्को के राउटर या स्विचेस तो नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है और इजी इजी हैंडलिंग है इनकी ना। आप सिंगल क्लिक के ऊपर बैठ के जो है आप कॉन्फ़िगर करेंगे। और मैं इवेंजी के ऊपर जो है मैं इमेज डाउनलोड करके रखूंगा और इवेंजी के ऊपर जो है मैं आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा, सही है। तो जहाँ तक जो है हम लाइसेंस पे रिस्ट्रिक्ट होंगे, जहाँ तक होगा मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा माइल जाके अपना जो है इवेंजी के ऊपर जो है सारी चीज़ें करवाऊंगा। अच्छा, अब जो है क्या है, इंट्रोडक्शन हम फायरवॉल का देख लेते हैं कि फायरवॉल बेसिकली होती क्या है। फायरवॉल, अब हमारे पास जो नेटवर्क था ना, जो अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल नेटवर्क अगर हम कह लें जैसे, तो हम इंटरनल नेटवर्क के लिए स्विचिंग करते थे, स्विच लगाते थे, ठीक है। और हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते थे, राउटर लगाते थे, सही है। अब राउटर क्या करता था, राउटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए यूज कर कम्युनिकेशन करने के लिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कम्युनिकेशन के लिए राउटर यूज होता था, सही है। लेकिन उसके अंदर हम ट्रैफिक को क्या करते थे, मॉनिटर नहीं कर सकते थे और कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कंट्रोल कर सकते थे लेकिन बहुत ही मिनिमम, क्या कहते हैं, लेवल पे जो है हम कंट्रोल कर सकते थे। ACPs होती थी, अगर किसी का नेटवर्क से ताल्लुक हो तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बन जाती थी, तो उस पर जो है हम लेयर 3 के ऊपर कंट्रोल करते थे। लेयर 3 आपका क्या हो गया, सोर्स सोर्स नेटवर्क हो गया और डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया। और जो है प्रोटोकॉल्स लगा दिया आपने लेयर 4, आपने UDP और TCP पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। तो ये काम होता था। फिर उसके बाद आपके पास आई फायरवॉल। फायरवॉल ने क्या करा कि आपकी ज़िंदगी आसान करी। इसने कहा कि मैं अब जो पैकेट आपके नेटवर्क में आ रहा है और जो पैकेट आपके नेटवर्क से जा रहा है, मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको जो है मॉनिटर करूँगा, ठीक है। वो मॉनिटर करता था और वो कंट्रोल करेगा आपके इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, सही है। वो देख भी रहा है कि क्या पैकेट गुजर रहा है और कौन सा पैकेट गुजर रहा है, किस पैकेट के अंदर क्या है और कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। उसको जो है कंट्रोल भी करेगा और जो है उसको मॉनिटर भी करेगा। तो ये फायरवॉल ने जो है आपके आके नेटवर्क की दुनिया के अंदर आके एक बड़ी अचीवमेंट जो है, एक तरीके से कह रहे हैं, नेटवर्क के लिए हुई, सही है। तो जैसे ट्रस्टेड नेटवर्क हो गया, अनट्रस्टेड नेटवर्क हो गया, उनके लिए अलग अलग
हिसाब से। अब ट्रस्टेड नेटवर्क मेरा अपना इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। सपोज करें अब मैं एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट का बंदा हूँ और मुझे एचआर से बात करनी है, तो मेरा हम दोनों ट्रस्टेड हैं, हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मेरा हमारे नेटवर्क के अंदर कोई अनट्रस्टेड नेटवर्क आया, बाहर से पैकेट आया, हमारी कम्युनिकेशन चल रही है यूएसए में, यूएसए से किसी बंदे से, ठीक है। आफ्टर सेल्स का बंदा है, वो यूएसए से जो है पार्ट्स मंगवा रहा है हमारे कंट्री के अंदर, और उसका जो कम्युनिकेशन हो रही है हमारे डिपार्टमेंट से हो रही है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट से या फिर फर्दर किसी भी डिपार्टमेंट से, तो वो तो हमारे लिए अनट्रस्टेड है ना। तो वो नेटवर्क हमारे लिए मॉनिटर अलग होगा, उस नेटवर्क पे जो है रिस्ट्रिक्शंस कंट्रोलिंग अलग होगी, और जो हमारा इंटरनल नेटवर्क होगा उस पर रिस्ट्रिक्शंस अलग होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो डिसीजन मेकिंग जो हो रही होती है, ये सारी हम फायरवॉल के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। फायरवॉल आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है, फायरवॉल आपकी हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर आप एग्जांपल ले लें, आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप के अंदर फायरवॉल हुई भी होती है, आजकल विंडोज 11 है, हर किसी के पास फायरवॉल ऑन होती है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गए। हार्डवेयर बेस्ड आपकी कौन सी फायरवॉल हो गई, आपके पास FortiGate हो गई है, आपके पास FTD हो गई है, सिस्को की FTD होती है, फायर पावर थ्रेट डिफेंस जिसे कहते हैं। आपके पास पालो ऑल्टो की फायरवॉल हो गई है, आपके पास जो है चेक पॉइंट की फायरवॉल हो गई है, आपके पास सोफोस हो गई है, फर्दर आपके पास XYZ फायरवॉल, जो भी फायरवॉल्स हैं वो फायरवॉल्स हार्डवेयर के अंदर आ जाती हैं, सही है। और सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक तरीके से और ऐड कर सकते हैं कि जो FortiGate की फायरवॉल होती है ना, जैसे सपोज करें इंटरनेट पे आप जाके सर्च करिएगा 201F, या पे 401F ले लें, तो 401F हो गई। तो ये फायरवॉल आपके पास फिजिकल फायरवॉल है, लेकिन आप फोर्टीनेट से कह सकते हैं कि भाई हमें जो है वर्चुअल फायरवॉल चाहिए। आप हमें जो है आप हमसे आपने जो है $10,000 की आप हमें फायरवॉल दे रहे हैं, आप हमसे $5,000 ले लें, तो $5,000 पे वो आपको क्या करेंगे, आपको VM बेस्ड फायरवॉल दे देंगे, जो आप अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर अपने सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल कर लें। वो एज अ जो है फायरवॉल रिएक्ट करती है, तो पूरा फायरवॉल की तरह काम कर रही होगी। तो VM बेस्ड भी फायरवॉल होती है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड के अंदर आती है, सही है। सर मेरा एक सवाल ये है, लाइक वर्चुअल मशीन फायरवॉल के ऊपर जाते हैं और हमारा हार्डवेयर सर्वर डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब है हमारा नेटवर्क भी गया और हमारा सर्वर भी गया। इंस्टीड अगर हम फिजिकल हार्डवेयर फायरवॉल लगाते हैं तो एटलीस्ट हमारा नेटवर्क तो चल रहा होगा, जस्ट सर्वर से कनेक्टिविटी डाउन होगी अगर मशीन हमारी डाउन होती है। तो वाई हम वीएम को क्यों चूज करें फायरवॉल के लिए? इवन के हमारे नहीं पैसे नहीं बच रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हैं। देखें, VM बेस्ड फायरवॉल और जो आपके पास जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होगी, वो दोनों ऐसा दोनों फायरवॉल ही रिएक्ट कर रही होंगी, सही है। जो पॉलिसीज आपकी यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे बनी हुई है, वही पॉलिसी आपकी हार्डवेयर पे भी बनी हुई होंगी, सही है। आप इस्लामाबाद से लाहौर को कम्युनिकेट करवा रहे हैं और लाहौर को इस्लामाबाद से कम्युनिकेट करवा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बेस भी करवा सकते हैं और हार्डवेयर बेस भी करवा सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर बेस आपकी डाउन होगी तो आपकी लाहौर से इस्लामाबाद की कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होगी, और अगर हार्डवेयर बेस भी डाउन होगी तो उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉलिसीज तो बनी हुई होंगी, सही है। हाँ लेकिन ये है कि आप हार्डवेयर बेस के अंदर आप कोई आप RMA क्लेम करके जो है दूसरी फायरवॉल मंगवा के लगवा सकते हैं, या आपके पास जो भी आपका SLA है अपने वेंडर के साथ हुआ हुआ है, उसके हिसाब से आप जल्दी कर सकते हैं। VM बेस के ऊपर जो है आपके पास जो है इश्यूज आते हैं। VM बेस जो है रिकमेंडेड नहीं होती है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, क्योंकि वो आपके सर्वर के ऊपर चल रही होती है। अब आपका सर्वर कितना पुराना है, क्या है, सही है, आपकी मशीन कैसी है कैसी नहीं है, तो इसलिए जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है इतनी रिकमेंडेड नहीं होती है, हार्डवेयर बेस्ड ज़्यादा रिकमेंडेड होती है, क्योंकि ये आपको सही है। डायरेक्ट 40 नेट की तरफ से आ रही होती है, सही है। और वो हार्डवेयर की रिलायबिलिटी होती है, आपने एक फायरवॉल लगा दी है तो वो लगा दिया आपने, सही है। अब तो आपने दूसरा जो है दूसरा VM ये बेस भी तो है करी। ना सर, जी जी। दूसरा ये भी तो है ना, वीएम बेस के ऊपर हम क्या रिलाय करते हैं कि फोर्टीनेट की टीम हो या वेंडर हो, या उसका कंट्रोल भी सारा हमारे पास होता है? जैसे फोर्टीनेट फायरवॉल अगर हार्डवेयर है तो उसका कंट्रोल सारा एक्सेस हमारे पास ही होता है।
इंस्टेड जी ऑफ जी के जी हम जो है वो जाए तो उसमें जी। कंट्रोल दूसरे वेंडर के पास होता है, हम मोहताज रहते हैं, बिल्कुल नहीं मोहताज नहीं हो नहीं जाते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, वीएम बेस का भी कंट्रोल आपके पास ही होता है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल वो वीएम पे हुई भी होती है, लेकिन वो बिल्कुल आपके पास जो है शो करवा रही होती है एज अ, जैसे आप हार्डवेयर वाली फायरवॉल को एक्सेस में लेंगे ना, वैसे ही आपको जो है आपको पूरा आपके पास पूरा जीयूआई आ रहा होता है, वैसे ही शो हो रही होती है। लेकिन वीएम में ये मसला होता है कि देखें आपने एक सर्वर लिया हुआ है, सही है। अब उस सर्वर के ऊपर ना आपने डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स बनाई हुई हैं। आपने अपनी फायरवॉल को मशीन दे दी, सही है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आपने एक बड़ी मशीन है, बड़ा सर्वर है आपके पास, उसके अंदर आपने जो है डिफरेंट एक एसएपी का सर्वर चला दिया, आपने जो है एक फायरवॉल को वीएम इंस्टॉल कर दिया और आप फायरवॉल यूज कर रहे हैं। अब उस सर्वर के अंदर कोई मसले आ रहे हैं ना, ओवरलोड हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है या फिर सर्वर के अंदर हार्डवेयर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे आपकी फायरवॉल इफेक्ट कर जाती है। तो वीएम बेस्ड जो है ना रिकमेंडेड इस मार्केट में नहीं होता इतना, हार्डवेयर बेस्ड जी रिकमेंडेड होता है। बिल्कुल सर, मेरा पहला पॉइंट ही ये था कि हम वीएम हम्म। पे जाएंगे और हमारा हार्डवेयर फेलियर हुआ, तो इट मीन्स कि पूरा हार्डवेयर मतलब हमारी मेरी एक्टिव डायरेक्टरी भी बैठी, सैप भी बैठा और मेरी फायरवॉल नेटवर्क भी गया। हाँ मैं हर ऐसे ही है। तरीके से कट जाऊंगा। तो सर्वर इसीलिए जो, ये था। हाँ, तो जो लोग इस सर्वर के ऊपर जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीएम होती है, तो वो सेपरेट सर्वर्स होते हैं, सही है। मतलब वीएम फायरवॉल के लिए जो सर्वर होगा वो सेपरेट सर्वर रखते हैं, वो अलग से ही सर्वर रखते हैं वो, उसके ऊपर वो कुछ नहीं बनाते फिर। तो ये जी सर, ऐसे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेरे पास जो एनवायरनमेंट है एक्चुअली, मेरे पास एनवायरनमेंट है, मैंने रेप्लिकेशन डिप्लॉय की हुई है अपने सही है। सर्वर से, वर्चुअल मशीन की रेप्लिकेशन डिप्लॉय की हुई है। अगर मेरा मेन सर्वर डाउन होता है तो रेप्लिकेशन से मेरा पूरी मशीन जो है वो ऑन हो जाती है। तो ये तो सही सिनेरियो है। एक समझ में आता है कि भी है हम वर्चुअल मशीन पे जाएं, लेकिन हार्डवेयर ज्यादा बेहतर है आपके कहने के जी मुताबिक। जी, क्योंकि हार्डवेयर में जो है ना रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, और हार्डवेयर यूज़ करने में अलग ही बात होती है। आप फिजिकल सर्वर पे जाके आप पोर्ट्स लगा रहे हैं, चाहिए उसका नेटवर्क कार्ड कैसा है, और जो है हार्डवेयर के अंदर आपके पास पूरे एक हार्डवेयर मौजूद है, उसके अंदर जो है अगर 20 पोर्ट हैं तो वो 20 की 20 आपको पता है कि कौन सी पोर्ट्स हैं, 10 गिग की कौन सी है, जी गिग जी। की कौन सी है, एसएफपी कौन सी है। तो वो बहुत फिजिकल हो जाता है उस पे काम करना ना, बहुत आसान हो जाता है उस पे काम करना हार्डवेयर के ऊपर, एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर ओ वीएम बेस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो जो जनरल फायरवॉल्स आती थी पहले जमाने के अंदर, उन फायरवॉल्स के अंदर क्या होता था, लेयर 3 और लेयर 4 के ऊपर काम हो रहा होता था, जो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन और जो है आपकी पोर्ट्स के ऊपर काम हो रहा होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एडवांसमेंट होती गई, होते होते आपके पास ओ एस आई लेयर की 7 लेयर तक जो है आप फायरवॉल पहुंच गई, जो कि आपकी होती है एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमने ओ एस आई लेयर के अंदर डिस्कस करा था, है। तो ऐसे जो है फायरवॉल्स का जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ा था। पहले वो लेयर 3 से लेयर 4 तक की जो है करती थी फायरवॉल, इनकमिंग ट्रैफिक को जो है कंट्रोल और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करती थी। फिर उसके बाद वो 7 लेयर के ऊपर आ गई थी, और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर भी कंट्रोलिंग करना शुरू कर दी थी। जैसे आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एज अ राउटर पे जो आपका काम हो रहा होता है, ये आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बन रही होती है, ये बेसिकली उसी की तरह काम करती है लेयर 3 और लेयर 4 के ऊपर, जिसके अंदर आपके पास जिसमें आपके पास जो है क्या कहते हैं नेटवर्क डेस्टिनेशन, नेटवर्क सोर्स, अपनी मतलब अपनी आईपी और सामने वाले की आईपी को जो है आप फिल्टर कर सकते हैं, आप पोर्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का काम होता था, ये पुरानी फायरवॉल थी। फिर उसके बाद आपके पास आई एप्लीकेशन लेवल की फायरवॉल, सही है। तो इसके ऊपर जो है आप एप्लीकेशन लेवल पे जो है आप इस पे काम कर सकते थे, सही है। तो ये जो आपके पास फिर उसके बाद एडवांसमेंट हुई, जो आई नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के ऊपर क्या होता है कि आपने ओएसआई लेयर के सारी लेयर्स के ऊपर काम कर लिया,
आपने जो है 1 till 7 लेयर्स को कंट्रोल कर लिया, सही है, उनको मॉनिटर कर लिया। सॉरी। तो आपने जो है 1 till 7 लेयर्स पे कंट्रोल कर लिया, आपने उन पे जो है पैकेट को मॉनिटर कर लिया, आपने उनको कंट्रोल कर लिया कि कौन सा पैकेट जाएगा कौन सा पैकेट रुकेगा। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का काम क्या है कि ये आईपीएस की सर्विस भी प्रोवाइड प्रोवाइड करती है। कोई आपके पास मेलवेयर आ रहा है, सही है, कोई फाइल के अंदर, तो ये उस पैकेट को डीप पैकेट इंस्पेक्शन करती है ये फायरवॉल ना, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो होती है। डीप पैकेट डीपीआई जिसको कहते हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कहा कि मैं फाइनेंस हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और मैं यूएसए से बात कर रहा हूँ, और यूएसए में जो बंदा बैठा हुआ है वो ट्रस्टेड है, सही है, ये आपकी कम्युनिकेशन चल रही है उसकी किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तो वो आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई, सही है, 7 लेयर हो गई। लेकिन जो यूएसए वाले बंदे ने आपको एक्सेल के ऊपर एक फाइल भेजी है, वो फाइल जो है उसके अंदर एस्टिमेट है आपके पास, आपकी आफ्टर सेल्स की पर्सन जो है कुछ खरीदना चाह रहे हैं पार्ट्स, तो वो फाइल जो आपके पास आई, वो फाइल आने के बाद उसके अंदर कोई मेलवेयर हुआ, उसके अंदर कुछ भी हुआ, तो वो आपका क्या करेगा, आईपीएस या फिर आपकी एप्लीकेशन फिल्टर, आपका डीएनएस फिल्टर हो गया, या फिर कुछ भी जो आपने पॉलिसीज लगाई हुई होंगी, एंटीवायरस लगाया हुआ होगा, तो वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो मिलके है उन पैकेट्स को जो है डीप पैकेट इंस्पेक्शन करते हैं कि कौन सी फाइल के अंदर क्या है, कोई मैलवेयर तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, वायरस फ्री है फाइल। अगर जैसे ही वायरस होगा उस फाइल के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो उस पैकेट को, उस फाइल को रोक देगा, सही है, क्वारंटाइन कर देगा उस फाइल को। उस फाइल को क्वारंटाइन करने के बाद उसको जो है रोक देगा और ब्लॉक कर देगा, और आपको बताएगा कि भाई आप अगर ट्रैफिक के उसके लॉग्स में जाएंगे, तो आप जाके देखेंगे कि ये पैकेट जो है उसने ब्लॉक कर दिया। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का काम होता है, सही है, तो ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन करती है। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप, या आपके पास ये एक फायरवॉल लगी हुई है, ये फायरवॉल का लोगो ऐसे शो होता है, ठीक है, ये फायरवॉल लगी हुई है, इंटरनल नेटवर्क है, कोई भी आप सब लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनल। लेकिन वैन में मैं कहूँगा कि वैन पे जो ये पर्सन है, सिर्फ ये पर्सन अलाउ है, बाकी कोई भी अलाउ नहीं है। तो फायरवॉल क्या करेगी, फायरवॉल सबको, सारे पैकेट्स को रोक देगी, सबको पैकेट को रोक देगी, सिर्फ जो मेरे पास यूएसए का जो पर्सन होगा, सिर्फ वही कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। और उसमें भी जो वो फाइल भेजेगा, अगर वो फाइल मेरी पॉलिसीज और मेरी पॉलिसीज के मुताबिक जो है करती हैं, मेरी पॉलिसीज के मुताबिक वो फाइल जो है मीट करती हैं, तो वो फाइल आपके पास आपके नेटवर्क के अंदर पहुंच सकेंगी, ठीक है। वरना तो फिर अदरवाइज वो वहां पर ही आपका पैकेट को क्वारंटाइन कर देगा और उसको ब्लॉक कर देगा, सही जी। सर मेरा एक सवाल ये है कि यूएसए से अगर हमारी कम्युनिकेशन बन रही है तो वो जाहिर सी बात है स्टैटिक रूट के थ्रू बन रही है या आईपीसेक के थ्रू बन रही है? देखें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं, ठीक है। ठीक है। एक तो वाया पब्लिक आईपी, ठीक है, पब्लिक आईपी हाँ। आपका इंटरनेट हो गया, सही है, तो ठीक है। उसके लिए तो आपको राउट डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। नहीं, आपने हम आप, आपस में अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक और साइट ही अगर मुझे और अगर आप कम्युनिकेट करा दे तो? स्पेसिफिक साइट कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक साइट कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक साइट जो जैसे ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन हो गई आपकी यूएसए में, आप पाकिस्तान में, हाँ। तो आप जी। आईपीसेक टनल बना सकते हैं। आप आईपीसेक जो, टनल के थ्रू जाएंगे आप? आप जो है, या फिर आप उनको डेस्टिनेशन, आप उनके पैकेट को रोक सकते हैं अगर वो पब्लिक आईपी के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो उसको तो आप ठीक है। रोक लेंगे, सही है। अगर सपोज कर लें आप लोगों के पास कोई एमपीएलएस है, हम इसको इजी कर देते हैं, सही है, एक बंदा बैठा हुआ है लाहौर में, सही है, हाँ। एक बंदा बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, सही है। सही है। अब इसने जो है यहाँ पे एक सुपरनेट का लिंक लिया हुआ है, यहाँ पे एक हम्म। सुपरनेट का एमपीएलएस का लिंक है, एक यहाँ पे साइबरनेट का लिंक है, और एक यहाँ पे साइबरनेट का लिंक है एमपीएलएस का। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डाटा लिंक के ऊपर सिंपल जो है आईपीसेक का टनल बना देंगे, सही है, सही है। और वो टनल के थ्रू जो है हम सेफ और सिक्योर जो है कम्युनिकेशन करा देंगे, ये तो सही। हमारा नॉर्मल लोकल कम्युनिकेशन हो गई। हम्म। ठीक है।
कि ये साइड टू साइड टनल जो बना है, दोनों जगह सुपरनेट है, दोनों जगह साइबरनेट है, ठीक है। हम्म। अब मेरी एक साइट है, मैं सेटकॉम यूज कर रहा हूँ, मेरी दूसरी साइट पीटीसीएल यूज कर रही है, और वो भी लाहौर में है। सही है। उससे हम दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट कराएंगे उन दोनों को? उन दोनों को हम डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं देखिए नेटवर्क के अंदर, ठीक है। हम या तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि रिमोट साइट्स हैं, सही है, हम बैठे हुए हैं अपनी हमारे पास जो है एक हेड ऑफिस है कराची के अंदर, सही है। ठीक है। अब कराची के अंदर हमारे पास एक हेड ऑफिस है। सही है। हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई हमारे पास लाहौर के अंदर कुछ एक ब्रांच है, और ठीक है। वो ब्रांच जो है हमसे कम्युनिकेशन करना चाहती है, ठीक सही है। है। तो हम उनको जो है मतलब 4-5 बंदे हैं और वो हमसे जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और वो कोई भी मीडियम यूज़ कर रहे होंगे, वो सही है, कोई भी सही पब्लिक है। मीडियम है। तो हम उनको ठीक है। बोलेंगे कि आप जो है सिंपल एसएसएल वीपीएन हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सही है। ठीक है। हम आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बना के देंगे। सही आप है। सिंपल क्या करेंगे, आप उस वीपीएन को डायल करेंगे अपने पास, एसएसएल वीपीएन हम्म। को, और आप हमारे ये नेटवर्क तो से कोटी कम्युनिकेट क्लाइंट करें। वाला काम हो गया ना? तो ये यही तो काम है, कम्युनिकेशन है आपके, जो हम एसएसएल वीपीएन है वो इसीलिए वो तो यूज़ कोटी हो रहा क्लाइंट होता है। वाला मतलब वही जो अप्रिशिएट की हम डालेंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा, उसके साथ वहां भी वही अप्रिशिएट की डलेगी। ज़रूरी नहीं है अप्रिशिएट की, आप कह सकते हैं, लेकिन एसएसएल वीपीएन के अंदर जो है हम क्रेडेंशियल्स बना के देते हैं, सही है, यूज़र बना के देते हैं। वो यूज़र अपना हाँ सही नाम, है। ठीक है, अपना वो अपना सही है, यूज़र नेम, सही है, अपना सही है, पासवर्ड डालता ऐसा है, ही है। और जो है फॉर ऐसे अपना ही है। टोकन डालता है। अगर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देते हैं तो वो अपने हाँ, पास बिल्कुल टोकन ऐसे डालता ही है, है। और उससे टोकन जो है डालेगा, वो, लाइक जैसे एपीआई काम करती है। जी, जैसे एपीआई काम करती है, एपीआई भी आपस में, एपीआई भी यही इसी तरह कम्युनिकेशन करती है ना, डेटा ट्रांसफर करती है। जो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जो है आप एसएसएल वीपीएन के थ्रू जो है हमारे नेटवर्क तक पहुंच जाएंगे, सही है, ओवर दी पब्लिक नेटवर्क। आप हमारे इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर लेंगे। इसका जो इजी इजी एग्जांपल होती है वो रिमोट साइट के लिए एसएसएल वीपीएन होती है, तो सही है। जो हमारा एसडी वैन है वो क्या काम करता है फिर? हमारा एस जी वैन देखें वो अलग टॉपिक है। एस जी वैन बेसिकली काम कर रहा होता है हमारा कि हमारे पास एक फायरवॉल है, हाँ। और इसके पास दो लिंक हैं, एक सुपरनेट और एक साइबरनेट, या फिर एक ट्रांसफर और एक पीटीसीएल, ठीक है। ठीक। और ये हमारे पास क्या है, गूगल है। सही है। ये हमारे पास क्या है, टीम्स है। तो हाँ। ये हमारे पास जो है गूगल पे जो है सपोज कर लें ट्रैफिक जा रहा है, सही है, एक ट्रांसफर से जा रहा है और एक पीटीसीएल से जा रहा है। ठीक अब है। क्या होता है, अब अब एक एक वे पे जा रहा होगा ट्रैफिक, सही है। हम्म। सारी जो पूरी ब्रांच है, जो कराची की ब्रांच हम्म। है या फिर इस्लामाबाद की ब्रांच है या लाहौर की ब्रांच है, उनकी हम्म। जो सारे एम्प्लॉयज हैं उन सबका जो ट्रैफिक है गूगल पे जो आई नेट की तरफ जा रहा होगा, इंटरनेट की तरफ, वो एक लिंक को यूज कर रहा होगा। जब ये लिंक डाउन होगा तो फिर वो दूसरे लिंक के ऊपर शिफ्ट होगा, सही है। अब ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि ये लिंक जो है चौक हो रहा होगा। अब अगर ये डाउन नहीं हो रहा है, ये चौक हो रहा है, ये हाँ। फुल यूटिलाइज हो रहा है, सही है। तो हाँ। चौकिंग आ जाएगी इसके ऊपर, इसके ऊपर चौकिंग आ नहीं तो गई तो आपका पैकेट जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, या फिर डिले नहीं हो तो जाएगा, अगर या हम, फिर स्ट्रीमिंग अगर स्लो हो इसमें जाएगी। हम, फिर हम क्या करते अगर हैं, हम जो है, जी जी बोले। मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें हम ट्रैफिक शेपिंग लगा दें कि दोनों लिंक जो है वो आपस में मर्ज होके चले लोड बैलेंसर के तो साथ। तो फिर हम, वही मैं आपको अपनी, अगर आप मेरी बात कंप्लीट करने देंगे तो मैं आपको बताऊं कि हम क्या करते हैं कि हम एस जी वैन के थ्रू इसको लोड बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। सही है, ठीक ओके, है। गुड हो गया। अब हमने बोला कि भाई हमारा इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक जा रहा है, इस इंटरनेट ठीक पे है। एक जो है हमारे पास टीम्स है, सही है, सही। एक हमारे पास जो है कोई भी वेबसाइट है इंटरनेट की, सही है। अब जो ट्रैफिक, अब सपोज कर लें कि सारा अब टीम्स पे जा रहा था ट्रैफिक,
अब टीम्स में सारा ट्रैफिक जा रहा था, और जो है यहाँ, अब किसी भी एक वेबसाइट पे जो ट्रैफिक चौक होना शुरू होगा, पिंग प्रोब लगा हुआ होगा। तो जैसे ही किसी भी वेबसाइट पे पिंग प्रोब चौकिंग होने लगे, तो क्या करो कि दूसरा लिंक यूटिलाइज कर लो, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाओ। तो क्या होगा, अदर ट्रैफिक जो है वहां से निकल जाएगा, अदर ट्रैफिक यहाँ से निकल जाएगा। ये बेसिकली कहलाता है एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग कहलाता है, जिसको आप इजीली सिंपल जबान में बोलें तो लोड बैलेंसर हो गया। समझ आइए आपको बात। ये लोड बैलेंसिंग का जो काम होता है एस जी वैन FortiGate के अंदर, ये कहलाता है, जिसको आप अगर आप कभी सर्च करेंगे तो उसको एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग भी कहते हैं। कि एक एक एप्लीकेशन के लिए मैंने वहां से ट्रैफिक निकाल दिया, एक एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ से निकाल दिया। अगर जो है पैकेट चौक हो रहा होगा, लिंक चौक हो रहा होगा, तो वो आपस में वो स्वैप कर सकता है, वो लिंक शिफ्ट कर देगा। तो ये काम जो है आपका एस जी वैन कर रहा होता है FortiGate के अंदर। जी, सवाल मेरा ये है कि असेसमेंट करना आप बताएंगे कि मतलब लाइक अगर 100+ यूज़र है यानी 200 यूज़र्स हैं तो कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर यही मतलब बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा मॉडल उसके एनवायरनमेंट के लिए, फैसिलिटी के लिए ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली फायरवॉल्स जो होते हैं ना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पास फायरवॉल लगवा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी फायरवॉल क्या काम कर रही है। सही है। कोई भी फायरवॉल परफेक्ट नहीं होती है। मैं बोलूँगा FortiGate परफेक्ट है, या फिर FTD परफेक्ट है, या फिर पालो अल्टो परफेक्ट है। हर किसी के प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं। ठीक है। और हर किसी फायरवॉल का थ्रूपुट होता है। सही है। तो अगर आपने सपोज करें कि कोई राउटर लगाया है और उसकी 1 गिग की पोर्ट है, तो 1 गिग का मतलब होता है 1000 MB, मतलब 1 गिग का मतलब है 1 GB। तो 1 GB कभी भी आउटपुट नहीं होता है। अगर आप नेटवर्क में ताल्लुक है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन से राउटर का या फिर कौन सी फायरवॉल का कितना थ्रूपुट है। थ्रूपुट मतलब कितनी MBs में डाटा जो है एक वक्त में निकल सकता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि थ्रूपुट कितना है आपकी फायरवॉल का। तो उसके हिसाब से आप जो है अपनी फायरवॉल्स को जो है करते हैं। जैसे NSC FortiGate की जो एंटी लेवल्स की फायरवॉल्स होती हैं, वो 30 से लेके 90 सीरीज के अंदर आती हैं, जो एंटी लेवल की कहलाती हैं। सही है। और जो है छोटी सी होती हैं, 1 गिग के इंटरफेसेस होते हैं उसके। ठीक है। उसका थ्रूपुट जो है 150 से 700 MB होता है, लेकिन आप 150 ही अज्यूम करें। फिर उसके बाद आपके पास मिड रेंज की फायरवॉल्स आ जाती हैं, जो कि 100 से लेके 900 सीरीज तक आती हैं। उनका रैक साइज जो है 1 RU से लेके 2 RU तक होता है अप्लायंस का। और उसके अंदर पोर्ट 1 गिग और 10 गिग की पोर्ट्स होती हैं। सही है। और उसका थ्रूपुट आप जो है ले सकते हैं 1 गिग के अंदर, जो है आप उसका थ्रूपुट ले सकते हैं। तो ऐसी ही और हाई स्पीड SSL इंस्पेक्शन जो होती है वो मतलब फास्ट होती है ये ना। फिर उसके बाद आपके पास जो अप्लायंस आता है, जो हाई एंड अप्लायंस में आता है, वो 1000 सीरीज से शुरू होता है और 6000 सीरीज तक होता है। ये आपका हाई एंड अप्लायंसेस के अंदर आती है। जो हाई एंड जैसे हो गए, जैसे आप राउटर स्विचेस के अंदर देख लें, तो स्विचेस के अंदर आप कैटेलिस्टिक सीरीज हो गई है सिस्को की, फिर उसके बाद नेक्सस सीरीज हो गई है। तो लेवल्स होते हैं ना हर किसी के। तो वैसे ही हाई एंड अप्लायंस हो गई है, 1000 से लेके 6000 सीरीज तक जो है हाई एंड अप्लायंस में आता है। इसका जो है 2 RU से लेके 5 RU तक जो है इसका अप्लायंस का होता है, रैक यूनिट होता है ये बेसिकली। इसके अंदर जो है इंटरफेसेस आपको 10 गिग के मिल जाते हैं, 25 गिग के मिल जाते हैं, 40 गिग के मिल जाते हैं, और 100 गिग के भी इंटरफेसेस आपको मिल जाते हैं। इसका थ्रूपुट एज पर फोर्टीनेट 4 GB से 100 GB तक होता है। सही है। तो और ये चेसी बेस फायरवॉल्स होती हैं, जो जिनका मॉडल है 5000 से लेके 7000 तक। इनके मॉड्यूल्स जो होते हैं, बेसिकली मॉड्यूल जो अगर आप ये देखें, तो ये चेसी बेस होती हैं, इनके अंदर मॉड्यूल्स लग जाते हैं। सही है।
डिफरेंट डिफरेंट, तो आप इन फायरवॉल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर जो है 10 गिग, 40 गिग और 100 गिग के इंटरफेसेस होते हैं। और इसका जो ये कह रहे हैं कि इसका जो थ्रूपुट है अप टू 189 GB है। मुझे तो खैर इतना यकीन नहीं आता, लेकिन वो ऐसा ही है। 40 नेट की तरफ से जो है ये दिया हुआ है। सही है। तो ये कैरियर क्लास बेसिकली होता है। नेफ्स बेसिकली कहलाता है कि ये आग लगने से बच जाती है, शॉक्स लगने से बच जाती है। तो ये ख़ास फायरवॉल्स होती हैं, और ये कोई मार्केट में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इतनी महंगी फायरवॉल किसी ने खरीदी हो। तो ये अप्लाइंसेस सस्ते नहीं होते, बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब 5-6 करोड़ तो कुछ भी नहीं, मतलब बहुत अच्छे खासे महंगे होते हैं। तो ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पाकिस्तान के अंदर इनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला होता है। और जो एंट्री लेवल फायरवॉल्स होती हैं उनके अंदर पावर सप्लाई, जैसे सपोज कर ले एक ही पावर सप्लाई होती है। ये फैन भी नहीं होता, फैन होता है तो एक, मतलब एक फैन होता है। मिड रेंज फायरवॉल होती हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, आपको दो दो अप्लाई पावर सप्लाई मिल जाती हैं, कि आप डुअल डुअल सप्लाई लगा सकते हैं। कि एक एक पावर सप्लाई फेल हो गई है तो दूसरी पावर सप्लाई चल रही है, और फिर आप उस पावर सप्लाई को निकाल के दूसरी पावर सप्लाई इंस्टॉल भी कर सकते हैं। रिमूवेबल पावर सप्लाईज होती हैं। तो इसमें भी ये सर सारी जो, लिमिटेड एडिशन है, ड्यूल जी सप्लाई के इसमें भी लिमिटेड एडिशन है। लाइक जैसे जी जी, 100E है, 100F है, इन दोनों में हम्म, सिंगल सप्लाई आई है। बाकी सही 120 है, जी जो आई है, 121 जी आई है, इनमें हम्म। रिडंडेंट सप्लाई है। जी तो और जो जब, कामरान का हम्म, सवाल जो था ना कि वो कौन सा 200 यूजर्स के लिए कौन सी कैपेबल है सप्लाई, वो जो फायरवॉल है, तो हाँ आई हाँ, थिंक 100F जो है ना, वो कामरान के इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है, क्योंकि जो सेशन की यूटिलाइजेशन होगी ना, वो हम्म, मेमोरी और प्रोसेसर को भी जो है वो यूटिलाइज करती है, और फायरवॉल की जो है वो चीखें निकलती है। तो ऐसा हंड्रेड ही एफ है, जो है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर मैं 200 रिकमेंड बंदों करूंगा के कि लिए 1401F रिकमेंड करूंगा। मैं जो फोर अगर जीरो वन रिकमेंड, छोटी नहीं रहेगी? नहीं नहीं, 401F जो है, अगर लैंड नेटवर्क पे वो लगा रहे हैं, तो अगर आप उसकी डाटा शीट देखें ना, हाँ हाँ। हर फायरवॉल को जो है ना सिलेक्ट करने से पहले उसकी डाटा शीट उसकी देखते हैं। डेटा की सही है। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 401F की आप डाटा शीट खोल लेंगे और उसकी डाटा शीट देखेंगे। तो एक्सपेंसिव भी तो होगी है। ये है, आप इसको जो है अपना, अगर आपके पास आप बजट एक्स कर सकते हैं, ये रिसेंटली मैंने अभी अभी लगाई है, तो ये अच्छी तो फायरवॉल है। तकरीबन तो 18 से 19 लाख रुपए की होगी है। नहीं नहीं, 18 से 19 लाख की नहीं है, फिर ये ज़्यादा की होगी है। तो जो ज्यादा की है, है ना? तो आप ये 100 फायरवॉल, 8-9 ये लाख की अगर मिल जाएगी। अगर आप ये अपने एनवायरनमेंट में आप अगर लगाएंगे, तो ये बहुत अच्छी फायरवॉल है। अगर आप ये, अगर एज अ लैन नेटवर्क आप लगाना चाहते हैं, तो मेरी खैर रिकमेंडेशन पे नहीं जाएगा। ये यार ये $77,000 की है। तो उसको कन्वर्ट कर लिएगा कॉस्ट कितने बनते हैं। कॉस्ट तो है। ये अभी मैंने रिसेंटली जो है डिप्लॉय करी है। आप अच्छा। चाहे तो आप डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स लगा सकते हैं। आप कोई भी, आपको 201F है, ये भी मैंने लगाई है। ये 33,000 की है। तो ये भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। आप कुछ भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सही फायरवॉल्स बात। मार्केट में है, तो अपने हिसाब से आप अगर FTD के ऊपर जाना चाहते हैं तो FTD, लेकिन FTD जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल है। FTD का ओ, मैंने अभी ओके। रिसेंटली डिप्लॉय करी है, 3015। आप अगर ये लगाना चाहें तो ये $63,000 की है। तो आप लेकिन ये ये, वही CLI पे है ना सर, ये तो पूरी नहीं, GUI भी है, GUI है। आ गया एफ GUI। FTD GUI पे होती है, ASA है। FTD ओके। GUI पे होती है, लेकिन FTD को नहीं चला सकते आप। सही है। FTD को अच्छा चलाने के लिए जो है आपको पहले FTD की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल फायरवॉल है FTD। अच्छा। अच्छा। तो हाँ, जो 40 गेट है तो वो तो बहुत आसान है।
FTD जो बिल्कुल है ना, सेम फोर से भी ज्यादा आसान है 48 तो। FortiGate बहुत आसान है। FortiGate से फायदा ये होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सही है। सही। तो FTD लेकिन एक अलग फायरवॉल है, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने अभी 2 डिप्लॉय करी है। तो ये अच्छी फायरवॉल है, अगर आप चाहें तो अपने इन्वायरमेंट में ये यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिस्टम इंटीग्रेटर को देंगे तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देंगे, तो आप उसको वो आपको फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देंगे। आप 3-4 रिक्वायरमेंट वो सिस्टम इंटीग्रेटर से जो है अपने एस्टिमेट्स ले सकते हैं, और जो है प्रपोजल ले लेंगे तो आपको आप कंपैरिजन करेंगे। 3-4 सिस्टम इंटीग्रेटर आपके पास मार्केट के अंदर वतीन है, DWP हो गया, सिस्टम लिमिटेड हो गया, आपके पास CNS है, आपके बड़े बड़े जाइंट्स हैं वेंडर्स। तो कॉमटेल है आपके पास, आप उनसे जो है एस्टिमेट ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट दे के, और जो है वो आपको सजेशन देंगे। उसके हिसाब से आप कंपैरिजन करके डाटा शीट ज़रूर देखिएगा। कोई भी प्रोडक्ट खरीदे ना, तो उसकी डाटा शीट ज़रूर खरीदिएगा, उसके अंदर आपको सब कुछ बताते हैं। अभी इसमें डाटा शीट आ नहीं रही है, थोड़ी रिसर्च करेंगे, 2-3 टैब खोलेंगे तो फिर आ जाएगी। तो वो आपको जो है ना डाटा शीट आप खुद अपने नेटवर्क में डिप्लॉय करवा रहे हैं ना, तो आपको यूज़ करनी है। वो लगाने वाला तो लगा के चले जाएगा, वो तो प्रोफेशनल्स हैं। सही है। वो आएंगे, वो लगाएंगे, उनका 1 महीने का काम होगा, 1 महीने से कम में, बल्कि वो लगा के चले जाएंगे, पूरी आपकी पॉलिसीज क्रिएट कर देंगे, हर एक एक चीज़ क्रिएट कर देंगे। लेकिन बैठ के तो आने आने वाले 1-2 साल तो आपको ही चलाना है। जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ही चलाना है, तो आप अपनी गाड़ी का, मतलब अपनी फायरवॉल का खुद इंतखाब करें कि डाटा शीट देख के कि कौन सी बेहतर है, क्योंकि चलानी आपको ही है। आपको कोई और आके बता के तो चले जाएगा कि ये बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन जब आपको चलानी है तो फिर आप अपनी चीज़ का खुद बेहतर तरीके से इंतखाब करें, क्योंकि जब बाद में जब आपको एरर फेस होंगे ऑपरेशंस के अंदर, तो आपको जो है बहुत बड़ा चैलेंज फेस होगा। क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलेगी कि जब डिप्लॉयमेंट हो रही थी, जब एस्टिमेट लिया जा रहा था, जब प्रपोजल्स आ रहे थे, तो आपने ही इसको हाँ करी थी। ठीक है। तो मतलब नेटवर्क इंजीनियर के लिहाज से तो नहीं, अगर कोई बड़े लेवल पे है यहाँ पे मौजूद, और जो है जाहिर सी बात है हर इंसान जो है इनिशियल लेवल से ऊपर जाता है, तो वो अपने माइंड में ये बात क्लियर कर ले, कभी अगर वो डिप्लॉयमेंट करवा रहा है अपने नेटवर्क में, तो वो बेहतर तरीके से रिसर्च कर ले, बहुत सारे वेंडर्स से जो है बहुत सारे वेंडर्स को इंक्लूड कर ले। उन सारे वेंडर्स के जो है अलग अलग प्रपोजल्स होंगे, उन अलग अलग प्रपोजल्स को देखें, सबका कंपैरिजन करें, जो अच्छा होगा, जो आपको खुद अच्छा लगता होगा, आप उसको जो है एक्सेप्ट करें। ठीक है, किसी की बातों पे नहीं जाए, क्योंकि वो आपको खुद चलाना होगा और उसको आपको खुद फेस करना होगा।